अपनी बुक का नेक्स्ट चैप्टर 14 चैप्टर परमाणुीय भौतिकी, ठीक है, जो अपने लगभग 11th के अंदर पढ़ के हैं केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। तो परमाणुीय भौतिकी के अंदर अपने को जैसे थॉमसन मॉडल हो गया, रदरफोर्ड मॉडल हो गया, बोर मॉडल हो गया, इन सब के बारे में बात करनी है, ठीक है। तो परमाणु के लिए जो पहले मॉडल आया वो सबसे पहले था, कौन सा मॉडल है? थॉमसन मॉडल। थॉमसन मॉडल, थॉमसन मॉडल में थॉमसन ने ये बात कही भी जो परमाणु होता है वह एक तरबूज की तरह होता है, ठीक है। और उस तरबूज में जो बीज है वो किसकी भांति व्यवहार करते हैं? इलेक्ट्रॉन की भांति, यानी उनपे कौन सा आवेश होता है? ऋण आवेश। और जो शेष बचा हुआ भाग है सारे का सारा इन बीज के अलावा वो किसकी तरह भाग करता है? धनावेश, यानी किसकी तरह? प्रोटॉन की तरह, ठीक है। इसलिए थॉमसन ने ये बात कही कि कोई भी जो परमाणु है वह किसकी भांति व्यवहार करता है? कि तरबूज की तरह होता है वो, ठीक है, जिसके अंदर पूरे आयतन के अंदर धनावेश वितरित रहता है और उसके अंदर बीज की तरह जो छोटे छोटे बिंदु हैं उनके ऊपर उनकी तरह कौन वितरित रहता है? इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इस मॉडल के अंदर सबसे मेन चीज अपने को ध्यान रखनी है कि इस मॉडल को दूसरा नाम क्या देते हैं? प्लम पूर्णिम मॉडल, ठीक है। इस मॉडल को कौन सा मॉडल बोलते हैं? प्लम पूर्णिम। इसलिए थॉमसन ने इतना कहा कि कोई परमाणु है तो परमाणु का जो परमाणु है वह किसकी भांति होता है? कि तरबूज की भांति होता है, जिसमें संपूर्ण आयतन में धनावेश वितरित रहता है, ठीक है। और उसमें जो बीज है कुछ हिस्सों में, ठीक है, वो क्या पाए जाते हैं? ऋणावेश यानी इलेक्ट्रॉन। इसलिए इसे बोलते हैं कौन सा मॉडल है? प्लम पुडिंग मॉडल, ठीक है। इस मॉडल के लिए कोई आधार वगैरह था नहीं ज्यादा, इसलिए यहाँ पे एक इसके जस्ट बाद एक नया मॉडल आया जिसे बोलते हैं रदरफोर्ड मॉडल, जो अपने बहुत डिटेल में पढ़ते हैं अब। रदरफोर्ड मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल क्या है? रदरफोर्ड ने एक तो इसमें ध्यान रखना है, रदरफोर्ड ने उपयोग में लिए अल्फा कण। अल्फा कण का मतलब होता है हीलियम नाभिक, ठीक है। अगर बात करें अल्फा कण की तो अल्फा कण का मतलब होता है हीलियम नाभिक। हीलियम नाभिक क्यों बोलते हैं उसको? जैसे हीलियम की बात करें तो ये लिखते हैं 2He4, ठीक है। तो अगर हीलियम परमाणु की बात करें तो हीलियम परमाणु के पास 2 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन और 2 क्या है? इलेक्ट्रॉन है। तो अगर मैं इसके पास देखूं तो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो अगर मैं दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दूं तो बाहर निकालने का मतलब इस पे क्या आया? 2 प्लस। तो अब इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, क्योंकि इसके पास अगर हीलियम की बात करूं तो 2 तो प्रोटॉन होने चाहिए, 2 न्यूट्रॉन और 2 ही इलेक्ट्रॉन। तो उसके पास जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो मैंने किधर निकाल लिए? बाहर निकाल लिए, तो इसका मतलब 2 प्लस आया। तो इसके पास जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो सब बाहर आ गए, तो बचा कौन? सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसमें पाए जाते हैं? नाभिक में। इसलिए ये होता है अल्फा कण, यानी हीलियम के ऊपर 2 प्लस, ठीक है। इसलिए बोलते हैं अल्फा कण क्या होता है? हीलियम का एक नाभिक होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सिर्फ क्या बचता है? नाभिक। दोनों इलेक्ट्रॉन तो अपने किधर निकाल लिए? बाहर, ठीक है। तो यहाँ पे लेते हैं अल्फा कण, ठीक है, क्योंकि अपने बहुत टाइम से पढ़ते आए हैं भी जो रदरफोर्ड है, रदरफोर्ड ने सोने की पतली पन्नी पर अल्फा कणों की क्या की? बौछार की, ठीक है। अब सोने की पतली पन्नी क्यों ली उसने? सोने की पतली पन्नी इसलिए ली क्योंकि जो सोना है उसकी आघात वर्धनीय क्षमता ज्यादा होती है, ठीक है। आघात वर्धनीय क्षमता का मतलब यह है कि ये चोट है वो ज्यादा सहन कर सकता है, ठीक है, मुड़ जाएगा लेकिन टूटेगा नहीं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे उसने सोने की पतली पन्नी ली, अल्फा सोने की पतली पन्नी ली क्योंकि उसकी आघात वर्धनीय क्षमता क्या होती है? ज्यादा। तो यहाँ पे बात करें तो रदरफोर्ड ने प्रैक्टिकल किया, उसने एक धातु ली पोलेनियम, ठीक है। जैसे मान लो भाई ये धातु ली पोलेनियम, पोलेनियम को किसी एक बॉक्स के अंदर बंद करके यहां से अल्फा कण उत्पन्न किए, क्योंकि अल्फा कण उत्पन्न करने के लिए अपने को एक रेडियोएक्टिव पदार्थ चाहिए, और पोलेनियम कैसा है? रेडियोएक्टिव पदार्थ। उसने क्या किया? एक अल्फा कण, एक पोलेनियम का कण दिया जो लगातार किनका उत्सर्जन कर रहा था? अल्फा कण। अब सभी अल्फा कण अलग अलग डायरेक्शन में जाने की बजाय उनकी दिशा क्या हो? एक ही, इसलिए चारों ओर से किया बंद और एक छोटी सी साइड रखी जिससे अल्फा कणों की बीम उत्पन्न हुई, ठीक है। यानी इतने पूरे बॉक्स से सिर्फ एक बीम, यानी लगातार अल्फा कण वो एक ही लाइन में निकलेंगे। फिर इस बीम को और शार्प करने के लिए उसने यहाँ पे एक लेड और लगाया,
भी अगर इससे कोई अल्फा कण इधर उधर हो भी जाए तो उसको भी क्या कर सकें, रोक सके, जिसे बोलते हैं लेड। ठीक है, अब ये अल्फा कण है वो किस पे जाके गिरे, सोने की पतली पन्नी पर। ठीक है, इसलिए रदरफोर्ड मॉडल के अंदर लिखते हैं कि रदरफोर्ड ने अल्फा कणों की बौछार सोने की पतली पन्नी पर की। ये जो अल्फा कण थे वो पोलेनियम से उत्पन्न किए गए। ठीक है, पोलेनियम एक रेडियोएक्टिव धातु है जिससे अपने को अल्फा कण क्या किए गए, उत्पन्न किए गए। ठीक है, और अल्फा कण का मतलब होता है हीलियम का नाभिक, यानी हीलियम के ऊपर 2+। ठीक है, अल्फा कणों की क्या की बौछार, तो कुछ अल्फा कण इधर इधर सब अलग अलग दिशाओं में चले गए, कई सीधे चले गए, उनकी बात करने अभी करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो अल्फा कण किस डायरेक्शन में गए, ठीक है, किधर गए, उसका पता लगाते हैं अपने सह सूचक के रूप में काम में लेते हैं सूक्ष्मदर्शी। यहाँ पे क्योंकि आंखों से तो उसको देख नहीं सकते, इसलिए यहाँ पे क्या काम में लेते हैं, सूक्ष्मदर्शी। लेकिन सूक्ष्मदर्शी सीधा सूक्ष्मदर्शी भी अल्फा कणों को नहीं बता पाएगा, इसलिए यहाँ पे सूक्ष्मदर्शी के ऊपर जिंक सल्फाइड की प्लेट बनाई जाती है। सूक्ष्मदर्शी के ऊपर जिंक सल्फाइड की एक परत लगाई जाती है। इसकी परत क्यों लगाई जाती है, क्योंकि जिंक सल्फाइड की एक खासियत होती है कि जब भी जिंक सल्फाइड पर कोई अल्फा कण आपतित होता है, जिंक सल्फाइड पर क्या आपतित हो, कोई अल्फा कण, तो अल्फा कण आपतित होते ही है जो जिंक सल्फाइड है वह प्रतिदीप्ति उत्पन्न करता है। क्योंकि जिंक सल्फाइड है, चाहे उस पे अल्फा कण डालें चाहे बीटा कण डालें, ठीक है, ये इन दोनों के लिए क्या करता है, प्रतिदीप्ति। प्रतिदीप्ति मतलब एक टाइप की अपने को चिंगारी उत्पन्न हुई दिखाई देगी। ठीक है, यानी जैसे ही अल्फा कण जिंक सल्फाइड की परत से टकराता है तो वो क्या उत्पन्न करता है, प्रतिदीप्ति। तो इसमें एक छोटी सी बेसिक चीज है भाई, ये तो अपने को सबको ही पता है भाई, रदरफोर्ड मॉडल के अंदर जो अल्फा कणों की क्या की गई, बौछार की गई, किस पे, सोने की पतली पन्नी पर, अपने 9वीं 10वीं से पढ़ के आए। ठीक है, जिसमें से कुछ अल्फा कण किधर निकल गए, सीधे। ठीक है, कुछ अलग अलग कणों पर क्या हो गए, विक्षेपित। बहुत ही कम थे जो किधर आए, उसी पे वापस। ठीक है, तो इसकी बात अपने करेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसमें ये ध्यान रखना है कि अल्फा कण का मतलब होता है हीलियम का नाभिक, और अल्फा कण उत्पन्न किससे गए, पोलेनियम से। और यहाँ पे अल्फा कणों का पता लगाने के लिए भी कौन से एंगल पे गए हैं, कितने वापस गए हैं, उसके लिए क्या काम में ले जाता है, सूक्ष्मदर्शी। और सूक्ष्मदर्शी के ऊपर परत किसकी जताई जाती है, जिंक सल्फाइड की। ठीक है, जो हमेशा ही अल्फा कण को टकराते क्या उत्पन्न करता है, प्रतिदीप्ति उत्पन्न करता है। ठीक है, तो रदरफोर्ड मॉडल के अंदर अगर बात करें तो रदरफोर्ड मॉडल में सीधा सा लिख सकते हैं, रदरफोर्ड ने क्या किया, रदरफोर्ड ने अल्फा कणों की बौछार की, बहुत सारे अल्फा कण थे। ठीक है, किस पर, सोने की पतली पन्नी पर। तो मैं पूरी पन्नी नहीं ले रहा, एक उसका परमाणु ले रहा हूं सिर्फ। ठीक है, यानी ये जो डायग्राम बना रहे हैं वो सिर्फ किसके लिए, एक है परमाणु के लिए, क्योंकि सोने की पतली पन्नी पर तो उसने एक बीम डाली थी, तो एक परमाणु है तो उसका आकार बहुत छोटा है, तो उसके लिए बीम ही ऐसे दिखाई देगी। ठीक है, जिसकी चौड़ाई क्या दिखाई दे, ज्यादा। तो उसने ये कहा भी अगर सोने की पतली पन्नी पर अल्फा कणों की क्या की जाए, बौछार की जाए, तो बहुत सारे अल्फा कण ऐसे थे जो सीधे गुजरे। ठीक है, कुछ एक अल्फा कण ऐसे थे जो अलग अलग कोणों पे क्या हो गए, विक्षेपित। ठीक है, लेकिन बहुत ही कम अल्फा कण थे जो जिस रास्ते गए उसी रास्ते क्या आ गए, वापस। ठीक है, तो रदरफोर्ड ने प्रैक्टिकल के अंदर देखा भी यदि सोने की पतली पन्नी पर अपने अल्फा कणों की बौछार करते हैं तो अधिकांश अल्फा कण तो सीधे निकल रहे हैं। ठीक है, तो अधिकांश अगर अल्फा कण अगर सीधे निकल रहे हैं तो उसके लिए उन्होंने पहला सेंटेंस दिया भी परमाणु का अधिकांश जो भाग है वो क्या होता है, खोखला होता है, यानी खाली होता है, जिसके कारण जो अल्फा कण है वो क्या गुजर रहे हैं, सीधे। ठीक है, तो पहला उसने जो देखा भी अधिकांश अल्फा कण है वो हीलियम का जो परमाणु उससे जो सोने की जो पतली पन्नी है उसके परमाणु से एकदम सीधे गुजर रहे हैं, यानी उनमें कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं हो रहा। तो उसने ये कहा भी जो परमाणु है उसका अधिकांश भाग क्या होता है, खोखला होता है। ठीक है, दूसरा उसने ये कहा भी जो बहुत ही कम कण है, यानी 10 करोड़ में कोई एक आध कण होगा जो बिल्कुल जिस रास्ते गया उसी रास्ते क्या आया, वापिस। तो जिस रास्ते गया उसी रास्ते वापिस कब आ सकता है भी, इधर अल्फा कण जा रहा था, अल्फा पे आवेश है प्लस, ये इधर गति कर रहा था तो इधर कोई प्लस होगा पहले से, तभी तो इसके पास में जा रहा है, लेकिन प्रतिकर्षण के कारण ये क्या लौट गया, वापिस। ठीक है, यानी यहाँ पे अगर माइनस होता तो वापिस थोड़ी लौटता। ठीक है, ये इसको क्या करते हैं, आकर्षित, तो सामने वाला कोई प्लस रहा होगा और प्लस का मान भी बहुत ज्यादा रहा होगा, जिसके कारण ये टकरा के क्या आ गया,
वापिस। इसलिए दूसरा सेंटेंस उसने ये कहा भी बहुत ही कम अल्फा कण, भी एक आध अल्फा कण ऐसा है जो जिस रास्ते जा रहा है उसी रास्ते क्या रहा है, वापिस। इसका मतलब ये है भी इसके बिल्कुल केंद्र पर बहुत सारा क्या रखा गया, धनावेश। ठीक है, इसलिए उसने ये कहा भी परमाणु का अगर शेष भाग खोखला है तो सारे का सारा द्रव्यमान कहां पे उपस्थित होना चाहिए, उसके केंद्र पर। ठीक है, इसलिए उसने ये कहा दूसरा कथन भी जो परमाणु है उसका संपूर्ण द्रव्यमान उसके केंद्र पर केंद्रित होता है, जिसके अंदर संपूर्ण धनावेश उपस्थित होता है, और इसे क्या नाम दिया गया, नाभिक। इसे क्या बोलते हैं, नाभिक। ठीक है, और इसका आकार लगभग उसने दिया भी, ये जो आकार है वो 10⁻⁻15 कोटि के आसपास का होना चाहिए, क्योंकि अल्फा कण जो वापस आए वो क्या थे, बहुत ही कम। ठीक है, तीसरा उसने ये देखा भी जो अल्फा कण थे वो कुछ अल्फा कण ऐसे थे जो अलग अलग कोणों पे क्या हो रहे थे, विक्षेपित। उसके आधार पर ये कहा भी जो नाभिक है वो धनावेशित होना चाहिए। ठीक है, जिसके कारण ये जो अल्फा कण है वो प्रतिकर्षण बल के कारण किधर जा रही है, अलग अलग दिशाओं में। ठीक है, अब रदरफोर्ड ने आगे एक कथन दिया अपने मॉडल के आधार पे। जब यहाँ पे एक दिक्कत आई भी, रदरफोर्ड ने ये तो कह दिया कि जो परमाणु का संपूर्ण धनावेश है उसके बिल्कुल यहाँ पे पढ़ा जाना चाहिए, बीच में नाभिक में। ठीक है, तो बच गया ऋणावेश। तो मान लो यहाँ अगर ऋणावेश होता तो ऋणावेश और धनावेश एक दूसरे को क्या करते, आकर्षित, यानी सीधा किस में आना चाहिए, नाभिक में। ठीक है, तो इस चीज को बचाने के लिए रदरफोर्ड ने एक सेंटेंस दिया भी इलेक्ट्रॉन वैसे देखे तो अगर इलेक्ट्रॉन स्थिर होगा, अगर इलेक्ट्रॉन क्या हो, स्थिर हो, तो स्थिर इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का वो आकर्षण बल लगाएगा, क्योंकि नाभिक पे आवेश है प्लस। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रॉन स्थिर हुआ तो नाभिक उसको अपनी ओर क्या करेगा, आकर्षित, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन है वो किस में आके गिर जाना चाहिए, नाभिक में। ठीक है, तो उसको बचाने के लिए रदरफोर्ड ने ये कहा भी जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कक्षा में क्या लगाता रहता है, चक्कर लगाता रहता है, जिसके कारण वो किसकी ओर नहीं गिरता, नाभिक की ओर। ठीक है, तो उसने ये कहा भी जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कक्षा में क्या लगाता है, चक्कर। अब अगर वर्ताकार कक्षा की बात करें तो वर्ताकार चक्कर के लिए दो बल चाहिए, एक होता है अपकेंद्रीय बल और एक होता है अभिकेंद्रीय बल। ठीक है, तो अगर मैं इसको देखूं तो प्लस को माइनस है, वो प्लस अपनी ओर क्या करेगा, आकर्षित, यानी इस पे बल की दिशा अंदर की ओर नहीं होनी चाहिए। तो अगर अंदर की ओर देखूं तो केंद्र की ओर है, यानी कौन सा बल है, अभिकेंद्रीय। इसलिए यहाँ पे रदरफोर्ड ने ये कहा भी जो इलेक्ट्रॉन है उसको नाभिक अपनी ओर क्या कर रहा है, आकर्षित, यानी अंदर की तरफ खींच रहा है। तो अंदर की तरफ का मतलब कौन सा बल है, अभिकेंद्रीय बल। तो वहां पे रदरफोर्ड का एक सेंटेंस है वे इलेक्ट्रॉन है अगर स्थिर रहा इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन क्या रहा, स्थिर रहा, तो स्थिर इलेक्ट्रॉन को नाभिक अपनी ओर क्या करेगा, आकर्षित करेगा, जिसके कारण ये जो इलेक्ट्रॉन है वो किस में जाके गिर जाना चाहिए, नाभिक में। लेकिन इस चीज को बचाने के लिए रदरफोर्ड ने ये कहा भी जो इलेक्ट्रॉन है वो स्थिर नहीं रहता, वो उस नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कक्षा में क्या लगाता है, चक्कर लगाता है। ठीक है, जिसके लिए जो अभिकेंद्रीय बल है वो कौन प्रदान करता है, नाभिक के द्वारा लगाया गया आकर्षण बल। ठीक है, यानी यहाँ पे नाभिक के द्वारा लगाया गया आकर्षण बल है वो इलेक्ट्रॉन पर कौन सा बल प्रदान करता है, अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है। ठीक है, इसके बाद रदरफोर्ड मॉडल की अगर कमियों की बात करें तो सबसे बड़ी कमी यही थी। पहली कमी ये रही भी इसने ये तो कह दिया भी इलेक्ट्रॉन वर्ताकार कक्षा में क्या लगाना चाहिए, चक्कर। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिक्कत है कि अगर इलेक्ट्रॉन वर्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है तो वो विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में अपनी ऊर्जा का क्या करना चाहिए, उत्सर्जन। विद्युत चुंबकीय तरंग का मतलब होता है ऐसी तरंग जिसके अंदर विद्युत क्षेत्र भी उपस्थित हो, चुंबकीय क्षेत्र भी उपस्थित हो और उसके तरंग की संचरण की दिशा जो तीनों क्या हो, एक दूसरे के लंबवत हो। वो अपने बात करेंगे 17 चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर अपने बात करें तो अगर इलेक्ट्रॉन वर्ताकार कक्षा में क्या लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन के द्वारा वर्ताकार कक्षा में चक्कर लगाने के कारण, ठीक है, इसमें ये विद्युत चुंबकीय तरंगों का क्या करेगा, उत्सर्जन, जिसके कारण इसकी ऊर्जा में क्या होनी चाहिए, कमी। तो अगर इसकी ऊर्जा में कमी होती रही तो इसका वेग घटता रहेगा, और घटता रहेगा तो धीरे 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 इसकी त्रिज्या कम होती होती किसमें आके गिर जाएगा, नाभिक में। तो इस चीज का एक्सप्लेनेशन नहीं दे इसका रदरफोर्ड। ठीक है, अभी ये नाभिक में गिर सकता है या नहीं गिर सकता, पहली कमी तो ये। दूसरा, ये स्पेक्ट्रम को नहीं बता पाया। ठीक है, ये नहीं बता पाया अभी कोई भी परमाणु है उसकी ऊर्जा का स्पेक्ट्रम मिल कैसे रहा है। ठीक है, ऊर्जा का स्पेक्ट्रम देख लें तो रेखीय मिलता है। ठीक है, ये बता ही नहीं पाया कि ये जो ऊर्जा का स्पेक्ट्रम है वो अपने को प्रदान कैसे हो रहा है। ठीक है, इस चीज के बारे में वो नहीं बता पाया। अब अपना नेक्स्ट हेडिंग है बोर मॉडल। ठीक है,
जैसे ही रदरफोर्ड मॉडल की पहली कमी आई, ठीक है, अभी जो इलेक्ट्रॉन है वो वर्ताकार कक्षा में अगर चक्कर लगा रहा है तो वह लगातार ऊर्जा का क्या करना चाहिए, उत्सर्जन। ठीक है, तो बोर ने एक बात कही भी, जो इलेक्ट्रॉन है अगर वो वर्ताकार कक्षा में क्या लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है, तो वह किसी भी प्रकार की ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता, उसकी ऊर्जा सदैव क्या बनी रहती है, नियत बनी रहती है। बोर ने 3 अभिग्रही दिए, ठीक है, तीसरे अभिग्रही के अंदर उसने प्रथम अभिग्रही ये कहा, पहला अभिग्रही प्रथम अभिग्रही में उसने ये कहा भी जो इलेक्ट्रॉन है वो भले ही नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कक्षा में क्या लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन है वो वर्ताकार कक्षा में नाभिक के चारों ओर क्या लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है, तो वह किसी भी प्रकार की ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता है। ठीक है, और वो कैसी कक्षा में चक्कर लगाता है, वर्ताकार कक्षा में क्या लगाता है, चक्कर लगाता है। लेकिन वर्ताकार कक्षा में अगर चक्कर लगाता है, ठीक है, तो उसके लिए कौन सा बल चाहिए, अपकेंद्रीय व अभिकेंद्रीय। तो उसने भी वही सेंटेंस दिया भी जो अभिकेंद्रीय बल है वो कौन प्रदान करता है, नाभिक के द्वारा लगाया गया आकर्षण बल। तो अगर मैं अभिकेंद्रीय बल की बात करूं, अभिकेंद्रीय बल की बात करें तो अभिकेंद्रीय बल का मतलब यही तो है, नाभिक के द्वारा लगाया गया आकर्षण बल या कूलाम बल बोल सकते हैं हम लोग। तो अगर कूलाम बल की बात करें तो क्या आता है, Q1 Q2/r का स्क्वायर। तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे दो आवेश कौन कौन से हैं, उसने यही तो कहा भी इलेक्ट्रॉन पर जो अभिकेंद्रीय बल है वो कौन प्रदान करता है, नाभिक के द्वारा लगाया गया आकर्षण बल। यानी एक आवेश तो है इलेक्ट्रॉन, तो दूसरा आवेश कौन है, नाभिक। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो के जो Q1 आवेश है वो कौन होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन। तो मैंने ई रख दिया, माइनस ई रखना जरूरी नहीं है क्योंकि मान किसका निकाल रहे हैं, बल का, और बल कैसी राशि है, सदिश। तो सदिश में अगर माइनस आएगा भी तो वो किसको बताएगा, उसकी दिशा। वो लिख रहा हूँ के ई, नीचे आर स्क्वायर। दूसरा आवेश किसका चाहिए, नाभिक का। तो अगर नाभिक की बात करूं तो नाभिक पर जो आवेश है वो किसके कारण होता है, प्रोटॉन के कारण, क्योंकि न्यूट्रॉन तो कैसा होता है, उदासीन। तो नाभिक के अंदर आवेश किसके कारण है, प्रोटॉन। लेकिन उसके अंदर एक प्रोटॉन होते हैं परमाणु क्रमांक के बराबर, उसमें होते हैं परमाणु क्रमांक के बराबर। जैसे कार्बन है, इसका परमाणु क्रमांक 6, इसका मतलब इसके अंदर ना प्रोटॉन कितने हैं, 6। ठीक है, तो एक प्रोटॉन पे अगर आवेश p है तो किसी भी परमाणु में कितने प्रोटॉन उपस्थित होते हैं, z, यानी उसके परमाणु क्रमांक के बराबर। तो अगर मैं देखूं तो एक प्रोटॉन पे आवेश p, तो z पे Zp, तो ये हो गया नाभिक का आवेश। ठीक है, क्योंकि नाभिक में उसके परमाणु क्रमांक के बराबर प्रोटॉन उपस्थित होते हैं, तो इसको लिख सकता हूं Zp। तो इसको ये लिख सकता हूं मैं KEZ। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान समान होता है, तो ये भी कितना है E, और बटे में R का स्क्वायर किया बन गया। अगर इसकी बात करें तो ये बन गया KZE² बटे R²। ठीक है, तो अगर मैं अभिकेंद्रीय बल की बात करूं तो अभिकेंद्रीय बल का मान आता है KZE² बटे R²। तो अगर वो ये कहूं भी जो इलेक्ट्रॉन है वो वर्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है, तो वर्ताकार कक्षा के लिए दो बल पाए जाते हैं, अपकेंद्रीय व अभिकेंद्रीय, और दोनों बलों का मान क्या होना चाहिए, बराबर। तो इस पढ़ने को अच्छी तरह से पढ़ा है भी, अगर कहीं पे कोई परमाणु है, ठीक है, या कोई भी पदार्थ है, अगर वो वर्ताकार कक्षा में चक्कर लगाए तो उसके लिए अपकेंद्रीय या अभिकेंद्रीय बल का मान किसके बराबर होना चाहिए, mv² बटे r के। तो अपने पास वो है, इसलिए लिख सकते हैं kZe² बटे r² बराबर किसके, mv² बटे r के। तो ये आता है इसका बोर का प्रथम अभिग्रही। ठीक है, तो बोर ने पहला अभिग्रही ये कहा भी कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर वर्ताकार कक्षा में क्या लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है, तो वह किसी भी प्रकार की ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता। ठीक है, और इसके लिए वर्ताकार कक्षा के लिए जो अभिकेंद्रीय बल है वो कौन प्रदान करता है, नाभिक के द्वारा लगाया गया आकर्षण बल, जिसका मान आता है KZE² बटे R²। ठीक है, और ये बल होना किसके बराबर चाहिए, mv² बटे r के। ठीक है, उसके बाद बोर ने द्वितीय अभिग्रही दिया। द्वितीय अभिग्रही पूर्णतः प्रायोगिक था, यानी उसने प्रैक्टिकल के आधार पे द्वितीय अभिग्रही दिया, उसको वो प्रूफ नहीं कर पाया भी द्वितीय अभिग्रही जो आया वो आया कैसे। ठीक है, उसकी बात में प्रूफ देता है डी ब्रोगली। ठीक है, तो यहाँ पे जो उसने द्वितीय अभिग्रही दिया वो पूर्णतः प्रायोगिक था। द्वितीय अभिग्रही उसने ये कहा भी अगर कोई इलेक्ट्रॉन वर्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है तो उसका जो कोणीय संवेग है L, वो
h/2 का सदैव पूर्ण गुणज पाया जाता है। पूर्ण गुणज का मतलब जो n है, n का मान यहाँ पे कितना आना चाहिए, 1 2 3 4 इस तरीके से, ठीक है। तो द्वितीय विरोधी उसने ये कहा भी किसी भी कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर वर्ताकार कक्षा में क्या लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है, तो उसका जो कोणीय संवेग है वो h/2 का पूर्ण गुणज होता है, ठीक है। इसलिए L है वो NH/2 के बराबर होता है, यानी h/2 का पूर्ण गुणज होता है। तो कोणीय संवेग को फिर क्या लिखते हैं, mvr बराबर क्या होता है, NH/2, ठीक है। इसको ऐसे नहीं लिख के होता है, दूसरे तरीके से ऐसे भी लिखते हैं, mvr इक्वल टू n इंटू h/2 को अपने पिछली क्लास में लिखा था, h/2 को क्या लिखते हैं, h कट, ठीक है। h/2 को क्या लिखते हैं, h कट, तो इसको ये भी लिखते हैं mvr बराबर n इंटू h कट। ये बस उसका पूर्णतः प्रायोगिक था, इसका वो प्रूफ नहीं दे पाया। इसका प्रूफ बाद में है जब डेविसन थर्मल प्रयोग आया, जिसने ये कह दिया कण है वो किसकी तरह व्यवहार कर सकता है, तरंग की तरह भी व्यवहार कर सकता है। तो उसके आधार पे द्रव्य तरंग सिद्धांत के आधार पे डी ब्रोगली ने इसकी पूरी व्याख्या दी, डेरिवेशन किया इसका, ठीक है। तो द्वितीय विग्रहित के अंदर अपने को इतना ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग है वो h/2 का सदैव क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है। अब उसने दिया तृतीय विग्रहित। तृतीय विग्रहित आया स्पेक्ट्रम के लिए। तृतीय विग्रहित है स्पेक्ट्रम के लिए। तृतीय विग्रहित अपने को ये बात कहता है भाई अगर कोई इलेक्ट्रॉन है वो वर्ता जो कोई भी अगर परमाणु देखा है हाइड्रोजन वगैरह, तो उसका जो ऊर्जा का स्पेक्ट्रम मिलता है तो वो किस कारण मिलता है, तो बोल रहे ये बात कही कि इलेक्ट्रॉन अगर वर्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है तो जब वो एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाता है ना, यानी एक कक्षा को छोड़ के दूसरी कक्षा में जब पलायन करता है तो उस समय वह ऊर्जा का क्या करता है, उत्सर्जन। वो ऊर्जा अपने को किसके रूप में मिलती है, स्पेक्ट्रम के रूप में मिलती है, ठीक है। यानी वहां पे ये बताया गया भी जो ऊर्जा का स्पेक्ट्रम है वो कौन सी ऊर्जा का कारण मिलता है, बोल रहे ये बात कही भी जो ऊर्जा का स्पेक्ट्रम है वो अपने को तब प्राप्त होता है जब कोई इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में क्या करता है, गमन करता है या पलायन करता है, ठीक है। इसलिए क्योंकि उसने बोर ने ये बात तो कह दी भी इलेक्ट्रॉन अगर चक्कर लगा रहा है तो वह किसी प्रकार का ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता, तो इसका मतलब अपने को ऊर्जा का स्पेक्ट्रम मिलना ही नहीं थी, जबकि परमाणु के लिए ऊर्जा का स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। तो इसलिए उसने ये कहा भी ऊर्जा का स्पेक्ट्रम अपने को तभी मिलता है जब कोई इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से कौन सी कक्षा में जाता है, दूसरी कक्षा में। उस दौरान जो ऊर्जा उत्सर्जन करेगा वो, जैसे मान लो क्या है, पहली कक्षा थी N2 जिसकी ऊर्जा मान ली क्या है, En2, दूसरी कक्षा है N1 जिसकी ऊर्जा क्या है, En1। तो इसमें ऊर्जा का स्पेक्ट्रम जो तरंग दैर्ध्य वगैरह मिलेगा, ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा वो तब करेगा जब एक कक्षा से कौन सी कक्षा में जाए, दूसरी में, यानी En2 माइनस En1, ये जो ऊर्जा का उत्सर्जन होगा ना उस ऊर्जा के कारण अपने को स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा। तो En2 माइनस En1 ये डेल्टा E होना चाहिए ऊर्जा में अंतर, जिसके कारण अपने को क्या मिलेगा, ऊर्जा का स्पेक्ट्रम। और डेल्टा E को क्या लिख सकते हैं, H म्यू, क्योंकि H गुना आवर्ती, और H म्यू को क्या लिख सकते हैं, Hc बाय लैम्डा। तो तीसरा विग्रहित उसका आता है En2 माइनस En1 इक्वल टू किसके, Hc बाय लैम्डा, ठीक है। इसलिए बोल ने तीन विग्रहित दिए। पहला विग्रहित उसने ये कहा भी जो इलेक्ट्रॉन है वो वर्ताकार कक्षा में क्या लगाता है, चक्कर लगाता है, तो वर्ताकार कक्षा में चक्कर लगाने के दौरान वह किसी प्रकार की ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता, ठीक है। और उसके लिए अभिकेंद्रीय बल किसके बराबर होता है, नाभिक के द्वारा लगाए गए आकर्षण बल के बराबर, जिसका मान आता है kz(d²/r²), और वो बराबर किसके होना चाहिए, mv²/r के। दूसरा उसने अभिग्रहित दिया भी जो इलेक्ट्रॉन है उसका जो कोणीय संवेग है वो h/2 का सदैव क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है, यानी mvr है वो nh/2 के बराबर होता है। तीसरा विग्रहित उसने ये दिया भी जो अपने को ऊर्जा स्पेक्ट्रम मिल रहा है वो ऊर्जा तब प्राप्त होती है जब इलेक्ट्रॉन है वो एक कक्षा से दूसरी कक्षा में क्या करता है, गमन करता है, यानी एक से दूसरी कक्षा में जब वो स्थानांतरित होगा उस समय ऊर्जा का स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा, या उस समय वह ऊर्जा का क्या करेगा, उत्सर्जन करेगा, ठीक है। इसलिए लिख सकते हैं En2 माइनस En1 बराबर Hc बटे लैम्डा।